नमस्कार। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के भाग 2 में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने लेखिका की सेवन सिस्टर वाटरफॉल तक की यात्रा का वर्णन किया था। आइए अब उससे आगे की यात्रा का वर्णन करते हैं। लेखिका अनमने भाव से वहाँ से चली। उनका मन नहीं था वहाँ से जाने का, लेकिन वो आगे की यात्रा भी उन्हें करनी थी, तो वो वहाँ से उठकर चली। और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने जो नज़ारे देखे वो उनकी आंखों को और आत्माओं को सुख देने वाले थे कि वहाँ पर पल पल जो था हिमालय वो परिवर्तित हो रहा था, अपना रूप बदल रहा था। कहीं तो वो चटक हरे रंग का नज़र आता कि ऐसा लगता था कि हरियाली चारों तरफ छा गई है, और कहीं पर वो हल्का पीलापन लिए हुए, तो कहीं पर प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में। कि लेखिका कहती है कि जब वो आगे बढ़ रहे थे तो हिमालय पर तो कहीं पर तो हरियाली नज़र आती थी, कहीं जहाँ हरियाली नहीं होती थी तो वहाँ ऐसा लगता था कि जो है वो थोड़ा पीलापन लिए हुए हैं, उन्होंने मोटी चादर ओढ़ रखी है। कहीं पर जहाँ पथरीले पत्थर से नज़र आते वहाँ पर ऐसा लगता जैसे वो दीवार हो जिसका प्लास्टर उखड़ गया हो। और ये सब कुछ पर ऐसे दृश्य थे जो पल भर में ही आंखों के सामने से ओझल होते जा रहे थे कि परिदृश्य वो चित्र बार बार बदल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई जादू की छड़ी से इन दृश्यों को परिवर्तित करता जा रहा है। कि धुंध होने के कारण अभी तक तो इस तरह से ही नजर आ रहा था कि कभी वो धुंधले नजर आते थे, कभी वो साफ नजर आते थे, कहीं हरियाली नजर आती थी। थोड़ा जब धुंध की चादर हटी, धुंध थोड़ा कम हुई, तब उन्हें लगा कि अब वहाँ पहाड़ नहीं है, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। कि अब ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों की छाया है, जो थोड़ी देर बाद ही क्या हो रहे थे, वो साकार रूप में लेखिका के सामने थे। उन्होंने वहाँ थोड़ी देर के लिए जीप रुकवा दी और उन्होंने वहाँ की जो हसीन वादियाँ थीं, जो उन्हें जन्नत के समान अर्थात स्वर्ग के समान महसूस हो रही थी, उसकी उन खूबसूरती का, वो उन नज़ारों का, वो सौंदर्य का, उसका वो पान करने लगी कि वो उनको देखकर भाव विभोर हो गई और उसकी अनुभूति में खो गई। उन्हें लगा कि प्रकृति उन्हें माया और छाया का खेल दिखाकर सियाना बना रही है, कि उन्हें ज्ञानी बना रही है। और धुंध छटने पर वहाँ के जो छाया पहाड़ के बीच के झरने, वादियाँ, घाटियाँ और फूलों से सजी हुई स्वर्ग के समान उन्हें वो जगह दिखाई दी जहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन। वहाँ ब्रह्मांड में उन्हें बहुत अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहे थे। कभी सब कुछ एक साथ सामने होता, लगातार बहते झरने थे, पूरे वेग से बहती तिस्ता नदी थी, धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी। आसपास का वातावरण खिले हुए फूलों की हंसी से चारों तरफ से सौंदर्य बिखेर रहा था। और ऐसा वातावरण देखकर लेखिका को लग रहा था कि उसका अस्तित्व भी उस वातावरण के साथ बह रहा हो। ऐसा सौंदर्य, इतना असीम सौंदर्य उन्होंने जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका प्रकृति की इस अलौकिक छटा को देखकर सोचती है कि एक पल में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। प्रकृति अपने अद्भुत रूप और सौंदर्य के लिए नित्य प्रवाहमान है, कि वो निरंतर प्रगति की राह पर है और इसमें चलता रहता है तिनके सा मानव अस्तित्व। और मानव का अस्तित्व इसमें एक तिनके के समान है। लेखिका महसूस करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहना है, रुकना नहीं है। वे उस आध्यात्मिक सौंदर्य में खो गई। उन्हें लग रहा था कि उनका अंदर बाहर सब एक हो गया है, अर्थात उनकी आत्मा जो है वो ईश्वर के निकट पहुंच गई। लेखिका प्रकृति के उस विराट रूप और सौंदर्य में आत्मसात होने लगी कि उसमें वो खो गई, वो भाव विभोर हो गई। लेखिका प्रकृति की इस विराट रूप को और उसके सौंदर्य को महसूस कर रही थी, वो उसमें आत्मसात होने लगी थी और उनके होठों पर वही सुबह वाली प्रार्थना फिर से आ गई थी। तभी उनकी जो ये ब्रह्म भावना थी वो टहनी के समान टूट गई। कि दरअसल उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें थीं, वो पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थीं।
उनके तन जो थे, उनका शरीर कोमल था, परंतु परिश्रम कैसा था उनका, जो वो परिश्रम कर रही थी वो कठोर था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे भी पीठ पर जो टोकरी उनकी टंगी हुई थी उसमें टांगे हुए थे। उन्हें लगा इस सौंदर्य में भी कुछ लोग जीने के लिए परिश्रम के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्नेह साथ साथ निभा रहे हैं। लेखिका ने वहाँ के कर्मचारी से इसका कारण पूछा तो बीआरओ के कर्मचारी ने उन्हें बताया कि जिन रास्तों से आप हिम शिखरों का आनंद लेने जा रही हैं वह इन पहाड़ियों की देन है कि इन रास्तों को बनाने में उनका परिश्रम लगा हुआ है। ये पहाड़ी औरतें मौत की भी परवाह ना करते हुए लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बनाने का कार्य कर रही हैं। और कई बार तो काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं, और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए तो जानलेवा हादसा हो जाता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि कुछ की तो मृत्यु हो जाती है। उन लोगों की स्थिति को देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह जो आम जीवन है, जो साधारण मनुष्य हैं, जो श्रमजीवी हैं, उनकी कहानी एक जैसी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखती है। लेखिका अपने गाइड्स जितेन से पूछती है कि यह तो बड़ा कठिन कार्य होगा। जितेन लेखिका को बताता है कि सड़क बनाने का तरीका जो है और वो जोखिम जो हैं उन सब की उन्हें जानकारी देता है और बताता है कि जरा सी चूक का मतलब होता है मौत। तभी लेखिका को याद आता है सिक्किम सरकार का बोर्ड जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। और तभी लेखिका को प्लामू और गुमला के जंगलों में पत्ते तराशने वाली आदिवासी युवतियां ध्यान आ जाती हैं, जो पीठ पर कपड़े से बच्चों को बांधे हुए थी। लेखिका उन युवतियों के फूले हुए पैर की जिन पर सूजन आई हुई थी और इन पहाड़ियों के कि जो ये पहाड़ी युवतियां कार्य कर रही हैं, इनकी हाथों पर पड़े जो छाले हैं उन्हें महसूस करके सोचती है कि सारे सुख चैन एक तरफ हैं और दुख दर्द एक तरफ। कि मजदूर आम लोग जो हैं, आम जनता जो हैं, उसकी कहानी तो हर जगह एक जैसी है। और वो ये सोचकर थोड़ा दुखी हो जाती हैं। उन्हें दुखी देखकर उनकी सहयात्री मणि और उनका जो गाइड है वो कहते हैं, मैडम सारे देश की जनता जो है, आम जनता जो है, आप जहाँ भी देखेंगी हर जगह उनकी स्थिति एक जैसी मिलेगी। आप यहाँ जिस कार्य के लिए आई हैं उस कार्य को कीजिए। आप यहाँ पैसे खर्च करके आई हैं इन पहाड़ों की सुंदरता को देखने के लिए, तो आप इन्हीं कार्यों को करिए, आप इतना दुखी मत होइए। अब लेखिका उनकी बात सुनकर चुप तो हो जाती है, लेकिन वो मन ही मन सोचती हैं कि ये आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन है। ये थोड़ा सा लेकर कितना कुछ इस समाज को, इस संसार को दे देती हैं। और लेखिका अपनी जीप की तरफ मुड़ जाती है तो तभी उसे उनकी हंसने की, उन पहाड़ी स्त्रियों की हंसने की, उनकी खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उन्हें लगता है कि जैसे ताजमहल सा चमक उठा हो, कि इस दुख के माहौल में ताजमहल चमक गया हो। उन्हें ये कठिन कार्य करते देखकर उन्हें जो लेखिका को जो दुख हो रहा था, अब उनके हंसने पर वो जैसे ताजमहल बन गया और उन्हें लगा शायद यही इनकी नियति है कि ये इसी में खुश हैं। लेखिका के बताती है कि अब हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे और ऊंचाई पर चढ़ने पर जितेन उन्हें बताने लगा कि हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेते हुए सब ऊंचाई पर तेजी से चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा, तो उन्होंने जितेन से पूछा कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। तो जितेन ने बताया कि ये 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर पढ़ने जाते हैं। लेखिका ने पूछा कि क्या इनको स्कूली बस नहीं मिलती, तो उन्होंने हंसकर कहा, जितेन ने हंसकर कहा कि यह मैदानी इलाका नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ एक ही स्कूल है। यहाँ के बच्चे इतनी ऊंचाई पार करके कि पहाड़ों से उतरकर पढ़ने भी जाते हैं और घर आने पर अपनी माताओं के साथ
घर के घरेलू कार्य भी कराते हैं, जैसे वो पशुओं को चराने का, पानी भरना, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोने का, कि ये सब कार्य भी यहाँ के बच्चे करते हैं। कि बच्चे क्या, खुद मैंने भी ऐसा कार्य किया है कि मैंने भी बचपन में इन सब कार्य को खूब किया है। और आगे बढ़ने पर लेखिका बताती है कि खतरा अब और धीरे धीरे बढ़ने लगा था, क्योंकि रास्ते संकरे होते जा रहे थे और छोटे होते जा रहे थे, और कई बार तो ऐसा लगता था कि रास्ते जो हैं वो इंची टेप से नाप कर बनाए, कि जितनी चौड़ी जीप होगी उतना ही बड़ा रास्ता, कि जरा सा भी अगर संतुलन बिगड़ जाए, कि गाड़ी चलाते हुए अगर जरा सा भी उससे ध्यान हट जाए, तो बस ये समझो कि जीप जो है सीधे घाटियों में गिर जाए, कि कोई ना कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए। वहाँ के रास्तों पर जगह जगह लिखी जो चेतावनियाँ हैं उनके विषय में भी वो बताती हैं, कि वहाँ पर जो चेतावनियाँ लिखी हुई थी वो भी खतरों से सचेत कर रही थी, उन्हें सजग कर रही थी। कि लिखा था वहाँ, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने एक और चेतावनी पढ़ी, जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ चारों तरफ नरभक्षी हैं, तो उनसे सावधान रहना है। लेकिन लेखिका बताती, हमें कोई नरभक्षी नहीं मिले, बल्कि हमने तो क्या देखा, बहुत लंबे लंबे बालों वाले याक देखे। शाम होने पर लेखिका ने देखा कि मवेशियों और लकड़ियों के भारी भारी गठ लेकर औरतें जा रही हैं। आसमान में चारों तरफ धुंध और बादल छाए हुए हैं। कुछ युवतियां चाय के बागानों में बोकू पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही हैं। बोकू होता है एक सिक्किमी परिधान के वस्त्र होते हैं सिक्किम के, उन्हें पहने हुए वो वहाँ पर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, क्योंकि वहाँ सिक्किम में चाय के बड़े बड़े हरे भरे बागान होते हैं, तो उन पर वो स्त्रियां चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। और लेखिका की नज़र एक गोरी सी नवयौवना पर पड़ी, जिसने कि लाल रंग के, गहरे चटक लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, जो कि बोकू मतलब सिक्किम में परिधान वहाँ का पहन रखा था। और उस युवती के उस अद्भुत रूप सौंदर्य को देखकर लेखिका चकित हो गई। उसको लग रहा था जैसे कि वो हरियाली के बीच में से चटक लाल रंग का डूबता हुआ सूरज हो, उसकी स्वर्णिम आभा, उसकी सात्विक आभा उन्हें नजर आ रही थी। अब युमथांग पहुंचने से पहले उन्हें एक शांत छोटी सी बस्ती में ठहरना था। वे लायुंग में तिस्ता नदी के किनारे पर लकड़ी के बने छोटे से घर में ठहरे। वहां मुंह हाथ धोकर लेखिका तिस्ता नदी के किनारे पड़ी पत्थरों पर बैठकर शाम की उस छटा का, उस क्रियाकलाप का आनंद लेने लगी। उस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर वो सोच रही थी कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के झरनों और उसके लय ताल पर गति से खिलवाड़ करके उसके सौंदर्य को बिगाड़ दिया है। कि वहाँ का सौंदर्य जो उस समय इतना खूबसूरत था कि ऐसा लग रहा था, अद्भुत वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर से घंटियों की आवाज़ आ रही थी, बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, और बाहर पक्षी अपने घरों को लौट रहे थे। घुंघरुओं की झुनझुनाहट सी मंदिरों की घंटियां सुनाई पड़ रही थी, और चारों तरफ सुख और शांति का वातावरण था। ऐसा ही लग रहा था कि आध्यात्मिक शांति यही प्राप्त हो रही है। और उस सौंदर्य को देखकर वो इस सोच में पड़ गई कि आज की युवा पीढ़ी ने जो प्रदूषण इतना बढ़ा दिया है कि हमारी प्रकृति जो है वो भी संकट में आ गई है, कि उसके अंदर की जो सौंदर्य था, जो सुंदरता थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इस सोच में लेखिका पड़ गई। अब उन्होंने तिस्ता नदी का जल जो है अपनी अंजुली में भर लिया और सोचने लगी कि ऐसे तो संकल्प किया जाता है, लेकिन अब वो कमज़ोर व्यक्ति की तरह क्या संकल्प करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो उसने कहा कि इस पानी में उसकी सारी जो बुरी भावनाएं हैं वो बह जाए और उनका दिल निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार ना हो। और ये मांगकर वो वहाँ से वापस आने लगी। धीरे धीरे जब रात हो गई तो जितेन ने एक काठ का खिलौना था, उसके खिलौने से गाने की धुन बजाई और सब पर ऐसा जादू
चढ़ गया कि सब नाचने लगे। यहाँ तक कि उनकी जो सहयात्री थी 50 वर्ष की मणि, उन्होंने ऐसा नृत्य किया कि सभी हैरान हो गए और ये सोचने लगे कि पता नहीं इनके अंदर इतना आनंद कहाँ से आया कि इतना जो ये सुंदर नृत्य कर रही हैं, इतना जो ये मस्त होकर नाच रही हैं, इतना उत्साह इनके अंदर कहाँ से आ गया। पाठ के शेष भाग का वर्णन हम भाग 3 में करेंगे। धन्यवाद।